हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम आशा करते हैं कि आप सब खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे एंड अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने लिख रखा है क्रैक 8th क्लास एग्ज़ाम विद 100%। तो आज हम इसी की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, पॉपुलरली हम जो है कुछ रिसेंटली बहुत से बच्चों से जो है ईमेल रिसीव कर रहे हैं एंड फ़ोन कॉल्स एंड कमेंट्स रिसीव कर रहे हैं कि सर आप 8th क्लास की स्ट्रैटेजी डिस्कस कीजिए कि किस तरह से हमारे 2 मंथ्स बचे हुए हैं एग्ज़ाम्स को एंड हमें किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि हम 100% जो है सिक्योर कर पाएँ। ठीक है ना। तो 90+%, ठीक है, 90+% सिक्योर करने की स्ट्रैटेजी आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जनरली द थिंग इज़ दैट कि जब आदमी छोटा होता है तो उसका जो दिमाग होता है ना वो मल्टी डायमेंशनल नहीं होता। ठीक है ना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मल्टी डायमेंशंस का मतलब होता है कि बहुत सी डायरेक्शंस में नहीं सोचता, वो सोचता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। एंड जब उसको घर वालों का प्रेशर होता है कि नहीं तुम्हारा 8th है, तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, तुम्हें क्रैक करना है, तुम्हें तुम्हारे कज़न के साथ कंपटीशन है, क्लास वालों के साथ कंपटीशन है, जस्ट छोटा बच्चा इसी प्रेशर को सहते सहते सोचता है यार किसी तरह से मेरे 90+% आना चाहिए। तो वो क्या करता है, जस्ट वो एक चीज़ पे फोकस करता है एंड हार्ड वर्क। राइट, हार्ड वर्क वो करना शुरू कर देता है। बट क्यों उसके दिमाग में ये चल रहा है कि उसको बस स्टडी करनी है, उसको 100% लाने हैं, उसको अपने कज़न को अपने फ्रेंड को बीट करना है। जस्ट उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, हार्ड वर्क। ठीक है ना बच्चे। बट यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि जो ओनली हार्ड वर्क होता है ना, जिसके साथ ओनली लगा हो, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ एवरेज मार्क्स से पास करवाता है, ना कि आपको टॉपर बनाता है। ठीक है। तो जहाँ पे जो सरप्राइजिंग है, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे थे तो आप टॉपर क्यों नहीं, आपके 90% से प्लस मार्क्स क्यों नहीं? क्योंकि जो टॉपर होते हैं वो एक तो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ वो एक दूसरी चीज़ ऐड करते हैं जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आपको क्लास पास करवा सकता है, आपको एवरेज मार्क्स दिला सकता है, आपको 60% मार्क्स दिला सकता है, बट स्मार्ट वर्क जो होता है इसे आपको जो है 100% जो मार्क्स होते हैं ये दिलाता है। तो मेक श्योर कि आप स्मार्ट वर्क करें, ना कि हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क करने के ज़माने चले गए, अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। राइट। तो चलिए हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं कि 2 महीने में आपको किस तरह से अपनी क्लास जो है 8th को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छा जो है परफॉर्म कर सके, अच्छी परफॉर्मेंस दे सके अपने एग्ज़ाम के अंदर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम श्योर आपको पता होगा कि इस साल जो है आपके एग्ज़ाम जो है नए पैटर्न पे होने वाले हैं। उसके अंदर पेपर कैसे होंगे, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे जो है चैनल पे एक क्लास 8th करके हमारी प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर वीडियो अरेंज हैं, आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए क्लास 8th के एग्ज़ाम को पास करने के लिए विद इन 2 मंथ्स। ठीक है ना। देखिए स्ट्रैटेजी के अंदर आपको जो है, जहाँ पे मैंने पहले कहा कि आपको स्मार्ट बनना है, ना कि गधा बनना है। देखो गधा हार्ड वर्क करता है, बट गधा जो है वो स्मार्ट वर्क नहीं करता। आपको करना है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताऊं वो ये है कि मैं खुद एक टॉपर रहा हूं हर क्लास में, एंड आई न्यू कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज अक्सर रहती है। तो चलिए सबसे पहली जो चीज़ है, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। ठीक है। आपको पढ़ना होगा, आपका टाइम जो है कीमती है। सबसे पहली जो चीज़ आपको नोट में रखनी है, सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस इज समथिंग जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट। अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, सिलेबस ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे जो है प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर दी है वीडियोस, आप उसको देख सकते हैं, हम उनने उसको डिस्कस किया है एंड वहीं पे हमने जो है लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। आप जो है सिलेबस जो है आप ऑनलाइन भी जो है किसी भी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेबस आपको डायरेक्शन देता है कि आपको क्या करना है। ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल आपको डायरेक्शन नहीं होगी तो आप
कहाँ जा रहे हैं आपको कुछ नहीं पता होगा। सपोज फॉर एग्जांपल आप सुबह घर से निकलते हैं एंड घर वाले आपको खाना पैक करके देते हैं, बैग देते हैं, एवरीथिंग देते हैं। जस्ट आप क्या करते हैं कि अपने घर के निकलते ही सीधे सामने चलना शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है आप कहाँ पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे, आप चलते ही रहेंगे पूरा दिन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं पे भी नहीं पहुंचने वाले, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रहे। अगर आप सुबह घर से बैग लें, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप माइंड सेट बनाते हैं कि आप स्कूल जा रहे हैं एंड ये रास्ता स्कूल जा रहा है, तो आप तभी रास्ते वहीं स्कूल में पहुंचते हैं। अगर आप रास्ते को माइंड फॉलो ना करें, खुदा ना खास्ता आपका दिमाग लॉस्ट हो जाए, आपके अंदर सोचने की सलीयत ना रखे, मैं अपना कहता हूँ आपका नहीं कहता, ना रखे, तो क्या करेंगे हम दिन सीधे रास्ते को नहीं जाएंगे, हम कहीं और भटक सकते हैं, पूरा दिन भटकते रहेंगे। एंड सिलेबस इज की, जो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको कौन से चैप्टर प्रिपेयर करने हैं एंड कौन से चैप्टर आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं, ठीक है ना। पूरी किताब आपकी जहाँ पे 8th के अंदर आपके T2 एग्जाम के अंदर नहीं आने वाली, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा के रखें, ठीक है। तो सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी पेपर्स के लिए, यह नहीं कि किसी एक पेपर के लिए, सभी पेपर्स के लिए सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड जो दूसरी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको देखनी है स्कीम ऑफ पेपर। स्कीम ऑफ पेपर जो चीज होती है ये वाली जो है कि आपका जो पेपर है वो कैसा होगा, ठीक है ना। उसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने होंगे, ठीक है ना, एक होगा कि उसके अंदर 2 होंगे, उसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने होंगे, ठीक है ना, उसके अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कितने होंगे, ठीक है ना, उसके अंदर MCQs कितने होंगे, MCQs कितने मार्क्स के होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, एंड जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो कितने मार्क्स के होंगे। ये पूरा आपके माइंड में रहना चाहिए। देखिए ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग है, साइंस के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है, मैथ के लिए अलग होता है, ठीक है ना। हमने सभी मॉडल पेपर्स डिस्कस किए हैं एंड आई एम श्योर कि आपने उससे एनालाइज किया होगा कि जो हमारा पेपर होगा साइंस का अलग टाइप से होगा, इंग्लिश का अलग टाइप से, मैथ का अलग टाइप से होगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस ऊपर नीचे होंगे, किसी में MCQs पहले हैं, किसी में लास्ट में हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है इससे हम कहते हैं स्कीम ऑफ पेपर। ये आपको कहाँ से पता चलती है? ये आपको पता चलती है मॉडल पेपर से। और मैंने कहा कि हर सब्जेक्ट का जो है आपकी स्ट्रैटेजी जो रहने वाली होगी वो अलग होगी, ठीक है ना। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी वो हर पेपर के लिए अलग होनी चाहिए। तो मतलब सेपरेट फॉर एवरी पेपर, हर सब्जेक्ट के लिए जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो अलग होगी। ऐसा नहीं जो स्ट्रैटेजी आप साइंस में अप्लाई कर रहे हैं वही इंग्लिश में चलेगी, ऐसा नहीं होगा बच्चे, ठीक। इंग्लिश की अलग स्ट्रैटेजी है और जो आपकी साइंस है उसकी अलग स्ट्रैटेजी है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे करनी है वो आपको करनी है ब्लूप्रिंट्स देखने हैं। ब्लूप्रिंट्स क्या चीज़ होती है? देखिए 8th क्लास अभी एक लोकल क्लास है, इसके अंदर इतना कंपटीशन नहीं होता, तो ये ब्लूप्रिंट्स कोई पब्लिश नहीं करता। ब्लूप्रिंट्स एक्चुअल में चीज़ होती है कि अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज लिखेंगे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। चाहे आप पूरा चैप्टर भी लिख दें आपको 5 मार्क्स नहीं मिल सकते अगर आप वो चीजें नहीं लिखेंगे जो क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। तो ब्लूप्रिंट्स उसी के लिए होते हैं, आपको जो दिखाते हैं कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या चीज लिखेंगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, फिर क्या चीज लिखेंगे आपको जो है 2 मार्क्स और मिलेंगे, क्या चीज लिखेंगे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से आपके जो है 5 मार्क्स बनते हैं पूरे क्वेश्चन के, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो जो मैंने कहा कि ये 8th के लिए नहीं आती, तो मैंने जब पेपर डिस्कस किए थे उसके अंदर मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी रिप्रेजेंटेशन, कि आपको क्वेश्चनों को रिप्रेजेंट कैसे करना है ताकि क्वेश्चन के अंदर आपको लगना चाहिए आपके अंदर हेडिंग हो। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, पहले पार्ट में कुछ पूछा गया है और सेकंड पार्ट में कुछ पूछा गया है, जब आप आंसर लिखें तो पहले पार्ट की ऊपर हेडिंग दे उसको बॉक्स में रखें, ठीक है ना, या पेंसिल से उसको इस तरह से बीच में से डार्क करें ताकि वो हाईलाइटेड रहे, दिखे क्या लिखा है इसने, ठीक है। और जो नीचे है उसका आप इस तरह से जो है स्केच का भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे ब्लू स्केच से हेडिंग लिखें, फिर ब्लैक पेन से नीचे लिखें, फिर जहाँ पे रेड स्केच से कुछ हेडिंग लिखें, जहाँ पे इसके नीचे लिखें। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की हेडिंग जहाँ पे लिखेंगे उसके पीछे लिखेंगे, जिस तरह आप छोटी क्लासों में करते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन लगे कि बच्चे ने अच्छा लिखा है, ठीक है। हालांकि मैंने कहा कि इस तरह से कलर करना भी आपको पेपर के अंदर नहीं है, मत ऐसा ना हो आप कलर करते रहें एंड आपका टाइम ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो जस्ट आप अगर 2 कलर की पेन भी यूज कर लेंगे पेपर के अंदर कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली, ठीक है। तो होगी आपकी कितनी चीजें, सिलेबस
स्कीम आपको पेपर की, ब्लूप्रिंट्स आपको देखने हैं और हर पेपर की जो है आपकी सेपरेट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चलिए अब सेपरेट स्ट्रैटेजी आपकी कैसे होगी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है जो हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पे। चलिए उसके लिए मैंने जो है एग्जांपल के तौर पे जहां पे आपका जो है एक पेपर लिया हुआ है साइंस का, ठीक है ना। चलिए मैं इसको आता हूं एंड मैं देखता हूं कि फॉर एग्जांपल साइंस के पेपर की मुझे स्टडी करनी है, मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो आप देखते रहिए कि मेरा दिमाग कैसे सोचेगा एंड मैं कैसे इसको प्रिपेयर करता हूं। इसी तरह से आप जो है अपने दिमाग लगाएंगे एंड दूसरे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। जहां पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट आपको एक चीज पे फोकस करना है कि मेरा दिमाग इस वक्त क्या करना है, ठीक है। तो वैसी ही चीज जो आपको सीखनी है एंड जो है आपको करनी है। चलिए मेरे पास मंथ्स कितने हैं, 2 मंथ्स, ओके ठीक है, मेरे पास 2 मंथ्स हैं। चलिए 2 मंथ्स के अंदर मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, देखो 2 मंथ्स का मेरे पास सफिशिएंट टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम है। अगर मैं 0 पे भी हूं तो मैं 2 महीने अगर मेहनत करूंगा तो मैं हीरो बन सकता हूं। इट्स प्रेटी सिंपल, ठीक है ना। 2 महीने अपने आप में बहुत बड़ा टाइम होता है एंड 8th क्लास का सिलेबस बहुत कम है, ठीक है ना। तो 2 महीने बहुत सफिशिएंट टाइम है एंड मैं इसमें हीरो बन सकता हूं। अगर मेरी इस वक्त 0 भी है प्रोग्रेस तो मैं हीरो बन सकता हूं, 100% मैं स्कोर कर सकता हूं। चलिए एक चीज तो पहली चीज जो है मैंने नोट में ले ली कि मेरे पास टाइम जो है लिमिटेड बचा हुआ। नंबर सेकंड थिंग जो चीज मैं देख रहा हूं, मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे साइंस का देखना है कि अब मेरी साइंस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो मैंने लिखा साइंस का सब्जेक्ट एंड मैं इसकी स्ट्रैटेजी देख रहा हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना है साइंस के अंदर, मुझे ओपन करना है अपना सिलेबस एंड सिलेबस ओपन करके मुझे मार्क करने हैं अपने क्वेश्चंस, अपने चैप्टर्स। सिलेबस मैंने ओपन किया एंड मैंने चैप्टर मार्क किए, कौन से, T2 के चैप्टर। तो चलिए ये है स्क्रीन पे मेरा सिलेबस, मैं आ गया सिलेबस, ये है मेरा साइंस, ठीक है ना। ये मेरा साइंस है क्लास 8th का, ये मेरा सिलेबस है। सिलेबस हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जस्ट मैं सब चीज़ें गौर से पढ़ूंगा क्या लिखा है इसमें, ठीक। चाहे मुझे 2 दिन भी लग जाए ना पहले अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, मगर मैं बना के रहूँगा। चलिए ठीक है। फिर अब मुझे ये चीज़ समझनी है कि मेरे चैप्टर में MCQs 10 आने वाले हैं जिनके 1 मार्क्स होंगे, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ से जो है समझ ली। चलिए मैं आता हूँ नीचे एंड जो है सॉरी वो T1 का था, ये T2 का है आपका, ठीक है ना। MCQs मुझे कितने आने वाले हैं, T2 में 10 आने वाले हैं। 3 मार्क्स के मेरे पास 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स के मेरे पास जो है 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 मार्क्स के मेरे पास 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 मार्क्स के मेरे पास 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से मेरा पूरा ब्रेकअप रहेगा। मैंने इसको चेक कर लिया, मैं आता हूँ नीचे एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मुझे अपने T2 के चैप्टर देखने के। तो ये है मेरा T2, ठीक है ना। T2 के अंदर कितने चैप्टर हैं मेरे, इस तरह से मेरे हैं जहाँ पे 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 चैप्टर हैं, मतलब 5 चैप्टर हैं जिनमें से मुझे 35 मार्क्स आएंगे एंड जो बचे हुए मेरे 5 मार्क्स हैं वो U3 के इन 3 चैप्टरों में से आएंगे, ठीक है ना, जो ऊपर हैं। ये चीज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 5 मार्क्स यहाँ से आएंगे एंड 35 मार्क्स यहाँ पे आएंगे। फिलहाल मैं अपने 35 मार्क्स पे फोकस करने वाला हूँ। चलिए मैं देखूंगा रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है ये 8 मार्क्स का, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये प्रिपेयर करूंगा एंड लाइट, ये कितना है 8 मार्क्स का, तो सबसे पहले मैं ये 2 चैप्टर प्रिपेयर करूंगा, लाइट एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का। 3rd नंबर पे मैं इसको प्रिपेयर करूंगा। ये कितने मार्क्स का, पोल्यूशन ऑफ एयर, ये भी 7 मार्क्स का, मैं इसको 3rd नंबर पे इसको प्रिपेयर करूंगा। ये क्या है, फ्रिक्शन, 5 मार्क्स का, मैं इसको लास्ट पे इसको प्रिपेयर करूंगा। हो गए। जब मेरे ये तैयार हो जाएंगे, जब ये मेरे चैप्टर 1 2 3 4 5 चैप्टर जब मेरे तैयार हो जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उसके बाद आऊंगा इन चैप्टर्स को देखूंगा, राइट, इसको चैप्टर को देखूंगा, ठीक है ना। चलिए तो 5 चैप्टर मेरे आ गए एंड 5 चैप्टर का जो है मैंने एनालिसिस कर लिया। सपोज अब मैं करता हूं, मेरे पास कितने दिन बचे, सपोज मेरे पास बचे हैं अब 60 दिन, ठीक है। मैंने देखा मेरे पास बचे हैं 60 दिन, ठीक है। अब मैंने कहा 60 दिन मेरे पास बचे हैं, 2 महीने हैं मेरे पास सब्जेक्ट कितने हैं, 5। तो चलिए मैं 5 को इससे कसर काटता हूं तो मेरे पास 12 दिन बचते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब 12 दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं, ठीक है ना। चलिए अगर मेरे पास 12 दिन 12 जो डेज के 12 दिन में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो चलिए इसके लिए मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। क्या स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी, पहली मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि मुझे जो भी करना है ना,
मुझे जो है दूसरा टाइम है मेरा टाइम डिसीजन, टाइम डिसीजन मेरा होगी सेकंड चीज। चलिए मेरे पास कितने दिन बचे, मेरे पास साइंस को टोटल में मेरे पास 12 दिन बचे हैं, 12 दिन में मुझे साइंस पूरी फोड़नी है। द सिंपल थिंग इज दैट। चलिए तो मैंने 12 दिन निकाले, बट व्हाट डू यू थिंक, मैं शुरू के 12 दिन ही अगर पढ़नी शुरू कर दूं साइंस, तो एट द एंड ऑफ द डे जब मैं जो है, देखिए फॉर एग्जांपल जहां से 1 शुरू होता है, जहां पे 10 आता है, जहां पे 20 आता है, एंड जहां पे आएगा 60 दिन, एंड नेक्स्ट डे एग्जाम होगा, जहां पे एग्जाम होगा। चलिए अगर पहले 12 दिन मैंने पढ़ ली, क्या साइंस पढ़ ली, एंड जब मैं इस 12 दिन पे पहुंचूंगा ना, तो मुझे साइंस भूल जाएगी, क्योंकि मैंने तब 1 महीना बीच में साइंस पढ़ी ही नहीं होगी। जो मैंने पढ़ा होगा वो मुझे सब जहां पे भूल जाएगा, राइट। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया। इसलिए जो है मुझे पहले एक ही बार 12 जो पहले दिन है उनके अंदर मुझे जो है साइंस नहीं पढ़नी, ठीक है। चलिए इसमें मैं क्या करूंगा, मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी, मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी टोटल 3 दिन की, 3 दिन एंड 3 दिन, मतलब मैं 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं, 3 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूं। 3 दिन में पहले पढ़ूंगा साइंस, इस तरह से 3 दिन उसके बाद इंग्लिश, 3 दिन उसके बाद सोशल साइंस, 3 दिन उसके बाद मैथमेटिक्स। हालांकि कोई सब्जेक्ट अगर मेरा जो कमज़ोर हो या जो मुझे ना आता हो, उसको मैं थोड़ा थोड़ा साथ में ऐड करता रहूँगा, उसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मैं टोटल जो है 15 दिन पहले इस तरह से करूँगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट 15 दिन में मैं क्या करूँगा, फिर मैं करूँगा 3 चैप्टर, फिर करूँगा मैं 3 चैप्टर, फिर मैं करूँगा 3 दिन, फिर करूँगा मैं 3 दिन, फिर करूँगा मैं 3 दिन। चलिए अगर इस तरह मैं करता रहूं, मतलब 15 दिन में मैं सभी सब्जेक्ट जो है अपने 5 सब्जेक्ट वो कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर 15 दिन में मैं अपने दूसरी बार जो 5 सब्जेक्ट है कवर कर रहा हूं, फिर 15 दिन में तीसरी बार कर रहा हूं कवर। फिर देखिए अब मैं 3 बार जो है एक क्वेश्चन कर चुका हूं रिपीट। कितने हो गए मेरे, 15 का 15 दूने 30, 15 तिया 45, अब मेरे 45 दिन हो गए। इसके बाद मुझे क्या करना, इसके बाद मुझे हर जो सब्जेक्ट को है मुझे देने हैं 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, ठीक है ना। चलिए कितने हो जाएंगे मेरे, हो जाएंगे 10 दिन। अब मेरे पास कितने बचे, 5 दिन। उनमें मैं क्या करूंगा, 1 दिन, फिर 1 दिन, ठीक है ना, बस जहां से लॉक। फिर लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे मैं सिर्फ उसको दूंगा, सिर्फ पहला जो एग्जाम का पेपर होगा, चाहे वो उर्दू का हो चाहे वो इंग्लिश का हो, जो सबसे पहला पेपर होगा मैं उसको डिवोट करूंगा। लास्ट के जो है 7 दिन रखो आप, ठीक है ना, 7 दिन आप लास्ट के उसको डिवोट करो, 7-8 दिन, ठीक है ना। पहले पेपर को आपको ज्यादा टाइम देना होता है, ठीक है। चलिए तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। अब देखिए ये जिस तरह मैंने बनाया कि मैं 3 दिन रखूंगा, 3 दिन रखूंगा, 3 दिन रखूंगा, जस्ट ये आपके लिए अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। मे भी आप 4 दिन रखो या 5 दिन रखो या 3-4 दिन रिवाइज करना चाहो, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। एक तो जो है टाइम को आपने कंसीडर करना है, ठीक है, और एक ही चीज़ को पहले पढ़ के नहीं छोड़ना है, सभी चीज़ों को बार बार जो है आपने रिपीट करते रहना है। चलिए आपने जो है टाइम को कंसीडरेशन में ले लिया, आपने चैप्टर्स को देख लिया। अब नेक्स्ट थिंग जो मुझे करनी है, अब तो देखिए अब मेरे पास 3 दिन बचे, राइट, 3 दिन बचे और 3 दिनों में ये 5 के 5 चैप्टर मुझे करने हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पहले कुछ याद किया होगा व्हाटएवर, बट इस वक्त जो है अगर किया है या नहीं किया है, बट अब मुझे जो है 5 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मुझे ये वाले जो पूरे चैप्टर्स हैं ये मुझे करने हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम छोटा लग रहा है तो आप इसको 5 दिन कर सकते हैं, लेकिन मैंने 3 दिन अपने परफेक्ट रखे, ठीक है। चलिए अगर मैं होता तो मैं 3 दिन नहीं रखता, तो मैंने 3 दिन रखे हैं इसके लिए। एंड नाउ मैं आता हूं किस पे, पहले मैंने सिलेबस अपना देख लिया, मैंने देखा जो है लाइट है 8 मार्क्स का आएगा, रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स 8 मार्क्स का आएगा। मैं आता हूं अब अपने मॉडल पेपर पे। चलिए एक चीज मैंने देख ली, मैंने अपना सिलेबस देख लिया, मैंने अपना टाइम देख लिया, मुझे पता चल गया अब मेरे पास 3 ही जो दिन है फिलहाल फर्स्ट राउंड में, ठीक। एक सब्जेक्ट को मुझे 12 दिन देने हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड में मैं उसको कितने दिन दूंगा, 3 दिन। जहां आप अपने हिसाब से रख सकते हैं 4-5 दिन, व्हाटएवर जो आपको फ्लेक्सिबल लगता है। चलिए जब आएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आप इसके अंदर, वो रहेगा ये जो इसने पहले दे रखा है, लर्निंग आउटकम्स, ठीक है ना। ये जो लर्निंग आउटकम्स है, इसके अंदर जितने टॉपिक है ना, इनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इनको तैयार करना है। सबसे पहले आपने इन्हीं चैप्टर्स को तैयार करना है। जिस तरह ड्रॉज लेबल डायग्राम, फ्लो चार्ट, जिस तरह बोल रहा है कि सेल की लेबल डायग्राम करो, तो ये मुझे करनी है पहले ही। आई की लेबल डायग्राम ड्रा करनी है तो मुझे पहले ही करनी है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की लेबल डायग्राम ड्रा करनी है तो मुझे पहले ही करनी है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स को जहां पे मैं जो है थोड़ा क्रॉस कर सकता हूं, लेकिन ये वाला जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आई, इनकी ह्यूमन डायग्राम्स जो है ये वाली मुझे करनी ही करनी है, ठीक है।
मेजर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा ये वाला जो कंसेप्ट है मुझे ये वाला जो है करना ही करना है, ठीक। तीसरा एक्सप्लेन प्रोसेस एंड फिनोमेना रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये वाला टॉपिक मुझे जो है करना है, ठीक है ना। प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड्स, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम्स, ये वाले जो टॉपिक हैं, जो जहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये वाले टॉपिक मुझे जो है सबसे पहले तैयार करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है सवाल इन्हीं से बनाएगा। चलिए उसके बाद मैं क्या करता हूं, अब मैं अपने सेकंड पॉइंट हमारा क्या था ऊपर स्ट्रेटजी के अंदर, सेकंड थिंग हमारी थी कि मुझे स्कीम ऑफ पेपर पता करनी है, मॉडल पेपर पता करने हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ पेपर में किससे, उसके लिए देखो सिलेबस तो पहले मैंने देख लिया, टाइम भी मैंने इसको अलाट कर दिया, एंड दूसरी चीज जो मुझे देखनी है वो देखनी है स्कीम ऑफ पेपर। तो स्कीम ऑफ पेपर में मैं जहां पे आता हूं एंड मैं देखता हूं कि मेरा पेपर आएगा एक्चुअल में कैसे। तो चलिए जहां पे जो है आपका लाइट जिस तरह से चैप्टर है, लाइट के कितने मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं। तो मैं आता हूं जहां पे एंड जहां पे मैं देखता हूं कि लाइट के कितने मार्क्स, ये वाला लाइट है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है लाइट का आता है, राइट, लाइट का आता है। एंड इसके अंदर क्या है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आर के अंदर जो है नीचे भी लाइट का क्वेश्चन दिया है इसने, ठीक। तो मैं आया, मेरी साइंस की स्ट्रैटेजी चल रही है, तो साइंस की स्ट्रैटेजी में मैंने लिखा क्या, लाइट के अंदर मैंने देखा कि क्या 1 जो आ रहा है वो आ रहा है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट मेरा आ रहा है लाइट से, ठीक है। चलिए तो मुझे इसका मतलब कि मुझे जो लाइट का है वो 5 मार्क्स का प्रिपेयर करना है। मैं आता हूं वापस, ठीक है, पेपर पे आता हूं, मैं देखता हूं लाइट का। अब देखिए कितने लाइट में से कितने क्वेश्चन आने थे, 8 आने थे, 8 मार्क्स आने थे, आए कितने, अभी 5 आए। मैं देखता हूं मॉडल पेपर में और क्या पूछता है लाइट में से। मैं आया नीचे, लेट मी गो। देखिए ओके, तो ये वाला लाइट का हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा कौन सा है, ये रिप्रोडक्शन का है, ठीक है ना। इस तरह रिप्रोडक्शन भी 8 मार्क्स का है, तो मतलब ये दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि 5-5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर में से आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैंने देखा दूसरा रिप्रोडक्शन का है, तो मैं अपना नोट कर लूंगा कि दूसरा रिप्रोडक्शन का है। फिलहाल मैं पहले चैप्टर की स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ये जो है रिप्रोडक्शन का है एंड ये भी रिप्रोडक्शन का है, ठीक है ना। नीचे कौन सा, फ्लो चार्ट ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रो, ये भी रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। चलिए मैं आया अब सेक्शन बी में, जहाँ पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स के। मैं देखता हूँ यहाँ पे कौन सा है, ये वाला नहीं है, ये पोल्यूशन से है, आई थिंक पोल्यूशन से क्वेश्चन आया है। ये वाला नहीं है, ये वाला है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे चैप्टर में से जो है, मैं सिर्फ इस वक्त किसका नोट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लाइट चैप्टर का नोट। ये फ्रिक्शन चैप्टर में से आया है, तो ये इसका नहीं है, ठीक है। मैं आया नीचे में, ये वाली पजल अक्रॉस गैमेट्स, ये रिप्रोडक्शन में से आई है, तो ये इसका जो है नहीं है। मैं इसका जो मैं अभी पहले सभी का मैं नोट करूंगा, फिलहाल मैं पहले का कर रहा हूँ। ये कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमॉस्फेयर, ये पोल्यूशन से आया है, तो जो उसका नहीं है, राइट। ये केमिकल इफेक्ट्स का चैप्टर का। देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला फिर से लाइट से आ गया, और वाई यू कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन डार्क रूम। तो मतलब ये कितने मार्क्स का है, ये मार्क्स का है मेरा जो है, अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा है 3 मार्क्स का, आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला। चलिए मैं ऊपर आके देख लेता हूं ये कितने मार्क्स का है आपका, 3 मार्क्स में, ठीक है। तो नहीं सर, ये 3 मार्क्स में नहीं है, ये है आपका 2 मार्क्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 मार्क्स हैं, ये वाला जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। चलिए तो फिर मैंने देखा दूसरी चीज़, लाइट के अंदर जो है एक जो क्वेश्चन है, हालांकि इसको मुझे क्वेश्चन नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 आया था कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। किस सेक्शन में है, सपोज सेक्शन, ये किस सेक्शन में है, ये मेरा है सेक्शन सी में, सेक्शन सी के अंदर। ये सेक्शन ए के अंदर मुझे जो है मिल रहा है 5 मार्क्स का, सेक्शन सी के अंदर मुझे मिल रहा है 2 मार्क्स का, राइट। ये चीज़ मैंने देखी। अब मैं देखता हूँ कहीं और जे इस लाइट चैप्टर में से आया है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ये वाला भी जो है लाइट चैप्टर में से है, तो ये भी 2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। हालांकि ये वाले जो चैप्टर दिए हैं, ये वाले क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से सिर्फ 4 करने हैं, तो यहाँ पे इसको मैं मानूंगा कि 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया है, स्लैश करके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का इधर, जहाँ पे हमें एक और मिलता है, ठीक है ना। तो इसको मैं 2 मार्क्स ही कंसीडर करूंगा, राइट। चलिए उसके बाद मैं आता हूँ, कितने मार्क्स हो गए टोटल मेरे पास, 5, 5, 6, 7,
तो 7 मार्क्स हो गए। अगर इन दो को भी मैं ऐड कर लूँ तो ये मेरे 9 हो जाएंगे, ठीक है, बट मैं कंसीडर करता हूँ 7 मार्क्स। चलिए आता हूँ मैं नीचे एंड मैं देखता हूँ ऑब्जेक्टिव तो कोई नहीं पूछा उस चैप्टर में से। यस, ये वाला पूछा है, किससे, सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट आर कॉल्ड, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला एक लाइट से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, राइट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ कंबस्चन, नहीं ये उसका नहीं है, Q3 के चैप्टर में से है, ये फ्रिक्शन चैप्टर में से है, राइट। चलिए ये है रिप्रोडक्शन चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स, ये वाला आपका फ्रिक्शन से है, ठीक है, फ्रिक्शन चैप्टर में से है, राइट। नीचे है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, ये वाला आपका लाइट से है, राइट। तो आपका ये हो गए 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, राइट। मैं नीचे आता हूँ, बोर्ड एम्बुलेंस इज रिटर्न एंड एम्बुलेंस एंड रिफ्लेक्शन इन्वर्शन, ये वाला भी आपका कैसे है, लाइट से। मतलब 3 ऑब्जेक्टिव आपके लाइट से हैं, राइट। अब देखते हैं आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स, अगर मैं देखूँ तो आपके 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स किससे आ रहे हैं, लाइट से आ रहे हैं। देखिए टोटल मार्क्स एग्जामिनर ने इसको कितने अलाट किए थे, 8, लेकिन जहां पे ही मॉडल पेपर के अंदर ही एग्जामिनर ब्रीच कर चुका है अपनी लेवल, एंड इसने लाइट से पूछा 5 और 2 7, 7 8 9 10, 10 मार्क्स इसने मतलब पूछ लिए, 2 मार्क्स ऊपर चला गया, ठीक है ना। अगर इन 2 को भी जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे, मतलब एक चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो 12 मार्क्स आप सिर्फ इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स एग्जामिनर के लिए लाइट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका मैंने जो है, अब मुझे क्या शेड्यूल बनाना है, एक मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर करना है 5 मार्क्स के लिए, एंड मुझे 2 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आएगा 1 2, ठीक है ना, वो प्रिपेयर करने हैं, एंड ऑब्जेक्टिव्स मुझे आएंगे 3, तो मुझे वो भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। इस तरह से अब मेरा हो गया शेड्यूल, मुझे समझ आ गई कि लाइट में से मुझे क्या करना है। चलिए अब जो है, अब मैं आता हूं बुक पे, 2 चीजें मेरी होगी, सिलेबस मैंने देख लिया, सिलेबस और इसको मैंने मैच करके देखा आपस में, ठीक है ना, सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स को मैच कर लिया। अब मैं आता हूं अपनी बुक पे, राइट। तो मैं आया बुक पे एंड मैं जाता हूं किस पे, अपने लाइट चैप्टर पे, ठीक है ना। तो लाइट चैप्टर 157 पे क्या आ रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी, अच्छा ठीक है, ये वाला आपका लाइट का चैप्टर है। तो ठीक है, मैं आता हूं नीचे एंड यहाँ पे जो है लाइट चैप्टर मुझे सबसे पहले प्रिपेयर करना है, एंड मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ वो आपको देखनी ज़रूरी है। देखिए ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली आपको जो है इनका पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई है, ये वाली चीज़ें आप पढ़ेंगे, ये वाली चीज़ें आप पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ें जो हैं इस साइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आपका 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हमेशा इनसे ही निकलेंगे, ये याद रखना। ये जो एक पेज यहाँ पे दिया हुआ है तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपने ये वाला पढ़ना है, ठीक है, राइट। एंड उसके बाद क्या करना है, आपने जहाँ पे अपने जो क्वेश्चन हैं उनको आप प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होंगे आपके 3 फेजेस में से, कितने फेजों में, 3 फेजों में। पहला पेज जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले मैं टिक करूंगा, मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से लग रहे। देखिए पहला, सपोज यू आर इन डार्क रूम एंड कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड, मेंशन। ये वाला क्वेश्चन मुझे अनइम्पॉर्टेंट थोड़ा लग रहा है, मैंने इसको पहले कट कर दिया, राइट। चलो एक क्वेश्चन मैंने घटा दिया, ठीक है। एंड इसको जो है मेरा स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा, तो मैं इसको फेज 1 में रखूंगा, ठीक है। दूसरा है डिस्क्राइब एक्टिविटी शो दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड डिस्क्राइब्ड एंड, चलो इसको भी मैं 1 में रखूंगा, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने 1 में दे दिए हैं, एंड मैं आता हूँ नीचे एंड ठीक है। ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वाले मुझे प्रिपेयर करने हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गए, इनको मुझे देखना है कि किस में क्या आता है, ठीक है। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लियोस्कोप, राइट। ये वाला लेबल्ड स्केच ऑफ ह्यूमन आई, इसको मैंने 1 राउंड में दे दिया। एक्सप्लेन हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आईज, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड इन इंसिडेंट, लेट इट, कैंडल एंड पैरेलल्स बिटवीन, लेट इट, एंड कैन यू सी। ये वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसको मैंने काट दिया, ठीक है।
चलिए, फाइंड आउट द इमेज ऑफ सिचुएटेड इन ए मिरर कैन यू सी सब अभी लाइट इट, इसको मैंने कट कर दी। ठीक है, चलिए ये वाले जो हैं क्वेश्चन पहले मैंने कट कर दिए। एंड मैंने राउंड 1 में क्वेश्चन मैंने उठा लिए कितने, राउंड 1 में इस चैप्टर से मैंने कितने क्वेश्चन उठाए हैं, देखिए 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन। अब मुझे देखने हैं इससे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इससे लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, मुझे कैटेगरी 2 के क्वेश्चन देखने हैं। ये वाला कैटेगरी 2 में रखूंगा मैं, ये वाला क्वेश्चन मैं कैटेगरी 2 में रखूंगा। ठीक है, इस वाले को मैं जो है लेस इंपॉर्टेंट में कर दिया मैंने इसको, तो इसको मैं जो है कैटेगरी जो है 4th में रखूंगा, कैटेगरी 4th में। ठीक है, चलिए तो इसको मैं कैटेगरी 4th दे रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को। ठीक, आता हूँ मैं नीचे, क्लिडोस्कोप इस वाले को मैं दे रहा हूँ कैटेगरी 2। ठीक है ना, टॉर्च एडवाइस नॉट कैन यू एक्सप्लेन द टीचर्स एडवाइस, इस वाले को मैं कैटेगरी 4 दे रहा हूँ, कैटेगरी 4। ठीक है, या नील नहीं आने वाला क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आइज, इसको मैं कैटेगरी दूंगा, कौन सी कैटेगरी दूंगा, 2 दे दूंगा मैं इसको, राइट। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रेज एट द, इसको मैं कैटेगरी दे दूंगा 3। ठीक है, हाउ मेनी इमेजेस कैंडल विल फॉल बिटवीन पैरेलल प्लेन मिरर्स ऑफ 40 सेंटीमीटर, इसको मैं दूंगा कैटेगरी 3। ठीक है, राइट 2 मिरर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस शोन इन द फिगर, ये वाला मेरा रहेगा कैटेगरी 4। ठीक है, एंड आता हूँ मैं नीचे एंड तो इस तरह से मैंने अपना कर लिया। एंड जस्ट अब देखिए, अब मैंने जो अपना टोटल में मेरा जो चैप्टर था उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस निकाले, इसके अंदर मैंने कैटेगराइजेशन कर दी कि कैटेगरी 1 में कौन से चैप्टर हैं, सॉरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस के, उससे कम इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उससे कम इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ठीक है ना, ये वाले जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी पूछ रहा है तो इसे कैटेगरी 1 में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो पेज है सबसे ऊपर वाला, ये वाला पेज जो है, ये वाला हमारा कैटेगरी 1 में आ जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रिपेयर करने हैं, सबसे पहले जो हमें याद करने हैं, तैयार करने हैं, वो करने हैं कैटेगरी 1 के क्वेश्चन, कैटेगरी 1 के क्वेश्चन। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे सेकंड राउंड में, देखिए सबसे पहले कैटेगरी 1 के मैंने लाइट के किए। ठीक है, लाइट के कैटेगरी 1 के कर दिए मैंने, ओके। ठीक, फिर मैं क्या करूंगा इसके बाद में मेरा कौन सा चैप्टर है, रिप्रोडक्शन के मैं कैटेगरी 1 के क्वेश्चन याद करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है, फ्रिक्शन के मैं कैटेगरी 1 के क्वेश्चन याद करूंगा। उसके बाद कौन सा है मेरा, सपोज करते हैं हमारा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, उसके बाद में जो है सिर्फ कैटेगरी 1 के मैं क्वेश्चन पहले राउंड में याद कर रहा हूं। ठीक है, चलिए कर दिया मैंने पहले राउंड में। एंड दिन में उसके बाद जब मेरे 5 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे, मैं आऊंगा सेकंड राउंड पे, एंड फिर मैं कैटेगरी 2 के क्वेश्चन करूंगा, लाइट के कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 में अगर छोड़ भी दूं तो मुझे कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब कैटेगरी 1 जब मैं कर रहा हूं, कैटेगरी 1 के साथ मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जहां पे जो लर्निंग आउटकम्स है ना, ये वाले आपको इंपॉर्टेंट में मार्क्स करने हैं, इनके जो क्वेश्चंस होंगे इनको इंपॉर्टेंट में मार्क आपको करना है। ठीक है, चलिए कहां पे आपका लर्निंग आउटकम्स कहां पे थे, राइट इसमें थे आपके लर्निंग आउटकम्स। ओके, इट सीम्स टाइम कंज्यूमिंग बट क्या कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल जिस तरह से है आपका कैटेगरी 1 में आएगा, जिस तरह आई पे मैंने क्वेश्चन बेस्ड देखा था तो मैंने उसको कैटेगरी 1 के अंदर रखा। ठीक है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये वाला जो है आपको मिलेगा सेकंड चैप्टर में, तो आप इसको देखेंगे, ये वाला जो है आपका कैटेगरी 1 में रहने वाला है। ठीक है, जिस तरह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका कैटेगरी कौन सी रहती है, कैटेगरी 1 का क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, तो जस्ट इस तरह से जहां से आप गैस लेके अपने जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनके अंदर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस आप मार्क्स कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आपको इस तरह से फिर कैटेगरी 1 के क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बताया, आई एम श्योर कि आपको ये आइडिया समझ आया होगा कि किस तरह से आपको जो है एट द एंड ऑफ द डे आपको पेपर जो है करना है। एंड उससे भी जो है देखिए, मैंने कहा ये तो साइंस की स्ट्रैटेजी थी, इंग्लिश की जो स्ट्रैटेजी है, इंग्लिश तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल एनफ। इंग्लिश के अंदर जो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया है, आपने उसको बार बार देखना है, उस पर काम करना है। एंड आपको जो है CBSE के अगर क्लास 8th के वैसे पेपर मिलते हैं तो आप उनको देख सकते हैं और उन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको मार्केट के अंदर गेस्ट पेपर करके आता है, अगर गेस्ट पेपर आपको मिलता है वो भी बढ़िया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास है तो वो हमें शेयर कर दे, हम सभी के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो होगी आप कर सकते हैं। इंग्लिश आपका बहुत सिंपल रहने वाला है, आपका उर्दू बहुत सिंपल रहने वाला है। ठीक है,
सिंपल इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादा लेस चीज़ें करनी है, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको माइंड में रखनी होगी, ठीक, वो रखनी होगी वर्ड लिमिट्स। वर्ड लिमिट जो चीज़ ऑलरेडी मैंने पहले पेपर डिस्कस करते वक्त बताया था कि अगर आपको 80 वर्ड्स पूछ रहा है तो आपको 80 वर्ड्स ही प्रिपेयर करने हैं। अगर आप 100 वर्ड्स प्रिपेयर करेंगे ना, आप सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप 120 वर्ड्स प्रिपेयर करेंगे तो आप जो है सिलेबस प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी होंगी एंड इस तरह पे काम करना होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने जहाँ पे सभी चैप्टर्स की स्ट्रेटजी क्यों नहीं डिस्कस की एंड सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको क्यों कैटेगराइज नहीं किया जिस तरह सिर्फ मैंने जहाँ पे इसको किया, इसलिए क्योंकि सबके जो है अपना अपनी स्ट्रेटजी होती है। हम सबकी स्ट्रेटजी कभी सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अब जो टॉपर्स होते हैं वो टॉपर्स क्या क्या होता है कि टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी होती है, टॉपर्स कभी भी रिस्क नहीं लेते। रिस्क का क्या मतलब है, कभी वो कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं, वो इस तरह स्मार्टली प्ले करते हैं, लेकिन जाते 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 लास्ट पे इवन के कैटेगरी 4 के क्वेश्चन भी वो उठा लेते हैं कि नहीं क्या भरोसा कि आउट ऑफ सिलेबस चला जाए एंड ये डाल दे, ठीक है ना। बट लेस चांसेस होते हैं। जस्ट ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई स्मार्टली आपने पहले फेज 3 के क्वेश्चन उठाने हैं, फिर लास्ट पे अगर आपके पास टाइम बचता है तो कैटेगरी 4 के आप क्वेश्चन उठाएं। बट जो है कैटेगरी मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरह सॉर्ट आउट आप करेंगे, आपको उसके लिए 3 चीज़ें जो हैं इस तरह ऑन बोर्ड करके देखनी होती है, ठीक है ना। 4 चीज़ें मैं कहूँगा, एक तो ये वाला सिलेबस, दूसरा ये लर्निंग आउटकम्स, ठीक है ना, तीसरा जो है आपका क्वेश्चन पेपर एंड उसकी स्कीम, चौथी आपकी ये बुक एंड दिन आप जो है ये 4 चीज़ें जब आप करते हैं स्ट्रेटेजाइज तो दिन आप जो है इस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो ये रहेगी आपकी ओवरऑल एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का तरीका। एंड मोस्ट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहीं से आपने जो है रिप्रेजेंटेशन भी सीखनी है कि क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंट किस तरह से किया करेंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन के अंदर पार्ट पूछे जाएंगे, आप किस तरह से लिखेंगे, आप हेडिंग किस तरह से लिखेंगे, आप 2 पेन्स का यूज़ करेंगे या 1 का यूज़ करेंगे, वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। आई एम श्योर आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन रहती है तो आप हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।